NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स चैप्टर सॉल्यूशन और MCQ टाइप 1 लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो ये हमारे 20+ क्वेश्चंस हैं और जो टर्म 1 के लिए ज़रूरी हैं, CBSE ISC बोर्ड दोनों के लिए, वो मैं करवाने जा रहा हूँ। इनफैक्ट दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अवेलेबल इन इंडिया फॉर टर्म 1 एग्ज़ाम। चलिए, सॉल्यूशन चैप्टर है और इसका पहला क्वेश्चन, which of the following units is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure। देखिए, कंसंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, परसेंटेज एट्सेट्रा। तो कह रहा है कि कौन सा टर्म वेपर प्रेशर के साथ रिलेट करता है। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा फॉर्मूले। तो आपके जहन में दो फॉर्मूले आएंगे। एक आएगा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का ये फॉर्मूला लिख लीजिए, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपके में ये जो टर्म है, ये क्या है? ये मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन और ये जो P0, PS और P0, ये वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर का रिलेशन राउट लॉ में मिल रहा है विद मोल फ्रैक्शन। एंड आई एम टेकिंग अनदर फार्मूला, एक और फार्मूला मैं लेता हूँ, उसमें आप देखना वो है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ होता है P इक्वल्स KH इंटू एक्स। और ये जो x आप देख रहे हो, ये भी है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब है कि इसमें भी रिलेशन मोल फ्रैक्शन के साथ है। देखो, करेंगे हम 20, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो 50 बनेंगे। ध्यान से करिएगा बात को। जैसे मान लो हमसे किसी सवाल में पूछ सकते हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड विद रिलेशन ऑफ वेपर प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन। उसमें आपके दोनों इक्वेशन काम में आएंगे। एक सवाल हुआ, बेसिकली 3 हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। On dissolving sugar in water at room temperature, solution feel cool in touch। जब हम शिकंजी बनाते हैं और हमारे पास ठंडा पानी नहीं भी है, तो पानी में जब हम चीनी डालते हैं, पानी कुछ ठंडा हो जाता है। उसकी वजह है यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है और डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है। दिस इज वाई वी फील कोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। देखिए, मैं आपको एक इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। ये आपका वाटर है, इसमें आपने शुगर मिलाई, इससे आपका सल्यूशन बन गया। अब ये जो प्रोसेस फॉरवर्ड वाला है, ये है
डिसोल्यूशन, और जो बैकवर्ड वाला है ये है क्रिस्टलाइजेशन। और ये प्रोसेस है डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्योंकि हमको फील्स कूल, अगर होता फील्स हॉट, जैसे पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते या पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते तो वो हॉट होता, तो वहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू हो जाती नेगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव। तो अब इसमें क्या होता है, आप देख सकते हो कि जब हम शुगर को मिलाएंगे और अगर हम टेम्परेचर हाई रखेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा के रखेंगे, हाई टेम्परेचर, तब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट कंज्यूम होती है यहाँ पर, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो हाई टेम्परेचर से डिसोल्यूशन का प्रोसेस इंक्रीज होगा, ठीक है, और बैकवर्ड वाला प्रोसेस डिक्रीज होगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। शुगर क्रिस्टल्स इन कोल्ड वाटर, हाँ ठीक है, अगर हम कोल्ड वाटर लेंगे तो टेम्परेचर लो करेंगे, नहीं नहीं हमें हॉट वाटर चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। फिर लिखा है शुगर क्रिस्टल्स इन हॉट वाटर, ये हो सकता है, लेकिन कुछ और देखते हैं। पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर, देखिए शुगर क्रिस्टल और शुगर पाउडर्ड, पाउडर्ड फॉर्म में होगा जल्दी सॉल्युबल होगा, तो कोल्ड वाटर नहीं मगर हॉट वाटर, सो दिस इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। इसके अंदर भी 2-3-4 क्वेश्चन बनेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, ध्यान से करेंगे, इससे कई क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन ए वोलाटाइल लिक्विड, थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, हाँ, इक्विलिब्रियम में डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन ए वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड जैसे पानी में आप नमक घोल दो तो वो सॉलिड सॉल्यूट हो गया। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिसॉल्व होना और उसका अपोजिट उसका क्रिस्टलाइजेशन होना। तो इक्विलिब्रियम में तो भाई ये वाला थर्ड वाला पार्ट इसका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। बीकर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, कोई सब्सटेंस ए है, उसका सॉल्यूशन है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक प्लेस व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू सॉल्यूशन। तो ये तो सुपर सैचुरेटेड का केस होता है। अगर सुपर सैचुरेटेड, देखो सॉल्यूशन है, पानी लिया, पानी में थोड़ी चीनी घोली, घुल गई, फिर पानी में थोड़ी और चीनी घुली, वो भी घुल गई, फिर और घोली, वो भी घुल गई, फिर घोला तो नहीं घुली। जब घुलना बंद हो जाए तो वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हमने क्या किया, उसको और थोड़ा हीट कर दिया। जब हीट करेंगे तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़े बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा चीनी और डिज़ोल्व हो जाएगी। तो फिर हमको उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि उतने हॉट टेम्परेचर पे भी डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा,
मतलब वो हमारी हो गई सुपर सैचुरेटेड। देखो, अगर आप सैचुरेटेड में डालोगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा, अनसैचुरेटेड में डालोगे सॉल्यूट तो डिज़ोल्व हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड में डालोगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए सेकंड वाला है, सुपर सैचुरेटेड। चौथा ऑप्शन गलत है, कंसंट्रेशन। पांचवा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ a given liquid solvent does not depend on। देखो, सॉलिबिलिटी अगर किसी सॉलिड की किसी लिक्विड में देनी हो तो देखिए, ना तो सॉलिड पे प्रेशर का कोई असर होता है, ना ही लिक्विड पे प्रेशर का कोई असर होता है। प्रेशर का असर सिर्फ सॉलिड में, गैसेस में होता है। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, क्योंकि प्रेशर इसी में दिया है। देखिए, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे करेगा, लेकिन प्रेशर पे उसका कोई असर नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, अब ठीक। Low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living in high altitude। ऊंचाइयों में जो रहते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल, ऊंचे हिल रीजन में हाइट पर रहते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल लो होता है, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है उस पर ऑक्सीजन का लेवल लो होता है। रही बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का असर होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी चाहे ठंड में रखो चाहे गर्मी में रखो, कहीं भी रखो, उसका टेम्परेचर तो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। दैट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। वो जो होता है ना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है कि हेल्दी बॉडी है उसका टेम्परेचर, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे कितनी ठंड हो और चाहे कितनी गर्मी हो। इसलिए टेम्परेचर का असर होने के बावजूद कट जाता है। सो इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर एक टॉपिक कंफ्यूज करता है, ये लो टेम्परेचर एंड हाई, तो ये नहीं ठीक है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसीलिए लेवल कम होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ेगी, प्रेशर कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। अच्छा, आते हैं 7वें क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल्स नहीं दिख रहे हैं। देखिए, 7वां जो क्वेश्चन है इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा है। तो एक थोड़ा सा ज़रा ये याद करो, ये ग्राफ ऐसे दो सॉल्वेंट हैं, एक ए है एक बी है, ये पी ए है, ये पी बी है, और ये मोल फ्रैक्शन है, और ये सॉल्यूशन के लिए बनेगा। अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलती है इन कर्व में तो वो होता है राउंड लॉ, वो भी करता है। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो इन लाइन, ये लाइन नहीं मिलती हैं, बल्कि ऐसे ऊपर करके कर्व मिलते हैं, तो ये पॉजिटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन तब होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में किसी की या दोनों की एस्केपिक टेंडेंसी बढ़ती है, जब ज़्यादा वेपर होता है। और जब नेगेटिव डेविएशन होता है तो यही कर्व लाइन के नीचे की तरफ बनते हैं। जैसे मान लो ये लाइन है तो हमारा कर्व ऐसे नीचे बनेगा, ये नेगेटिव डेविएशन होता है। तो देखो, मैं एक आपको पते की बात बताता हूँ। एनसीईआरटी में जो 4-4, 5-5 एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन में दिए हो और जो नेगेटिव में दिए हो, सबको लर्न कर लेना।
क्योंकि कोई मेथड काम नहीं करेगा, याद रखना। और अगर किसी के पास कोई मेथड है तो मुझे बताए। वो सब पे नहीं लगता है, मेथड फेल होता है, सो इट इज़ बेटर दैट यू लर्न इट। और अगर मैं फ़िलहाल इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी मैं आपको एक याद करने का चीज़ बताता हूं कि आप देखिए मिथेनॉल और एसीटोन। मिथेनॉल ये होता है मिथाइल अल्कोहल CH3OH, और एसीटोन ये होता है CH3COCH3। और इसमें बुक में दिया NCERT में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम ज़्यादा, इसमें लग रहा है, बाकियों में नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आएगी बात। तो बेटा इसको याद कर लेना। क्या याद करोगे? याद करोगे ये वाला, इसका पहला केस। मतलब इसमें ध्यान रखना कि पॉजिटिव डेविएशन है और बाकी इन तीनों में नेगेटिव डेविएशन है। तो इसके भी एग्जाम्पल याद कर लेना। क्लोरोफॉर्म एसीटोन नेगेटिव डेविएशन, नाइट्रिक एसिड वाटर नेगेटिव, फिनॉल एंड एनिलीन नेगेटिव। याद नहीं हो पाएगा, मतलब आप इसको अगर दिमाग लगाओगे तो नहीं लगा पाओगे। अच्छा, अब आते हैं 8वां, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। नहीं भाई, नेचर पे नहीं करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे करता है। ये आंसर सही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बाकी ऑप्शन गलत है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, ये वेंट हॉफ फैक्टर पर बेस्ड है। वेंट हॉफ फैक्टर तो फिलहाल टर्म 1 के लिए डिलीटेड है। 10वां, यूनिट ऑफ एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट तो केवी होता है, और एक फार्मूला बताया था डेल्टा टीवी। मैं इसमें फुल चैप्टर और इस चैप्टर के पूरे जो एक फार्मूले हैं वो सारे के सारे मैं शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और उसको भी पढ़िएगा, तब इसको वीडियो को पढ़ेंगे तो मज़ा आएगी। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना, विद्या रानी की कसम है तुमको। हाँ, सब्सक्राइब नहीं करती हो और रेड वाला आइकन प्रेस करो। इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको दे रहा हूँ, सारे एग्जाम्पलर सॉल्व दे रहा हूँ। कितनी किताब पढ़ो, 50 to 80% एग्जाम्पलर से आएगा, ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला है TB इंटू स्मॉल m होता है मोलैलिटी। अब अगर हमको इसका यूनिट बनाना है KB का, तो देखो ध्यान से, KB इक्वल टू डेल्टा TB उसका केल्विन होगा, और ये जो केल्विन मोलैलिटी पावर -1 जो इस ऑप्शन में आप देख रहे हो यहाँ दिया हुआ है। और इसको अगर मोलैलिटी को खोलें तो मोलैलिटी तो होती है मोल, सॉरी, हाँ, मोल पर केजी, इसकी पावर -1, तो केल्विन मोल इनवर्स केजी, ये आंसर इसका आएगा। क्योंकि इन्वर्स लगा है तो मोल इन्वर्स बन जाएगा, केजी इन्वर्स का इन्वर्स केजी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आते हैं। ये बेटा करना नहीं है आपको, क्योंकि ये राउल्ट लॉ पे बेस्ड है, इसको आप छोड़ दीजिए आराम से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
12. An unripe mango, कच्चा आम जिससे हम लोग अचार वगैरह बनाते हैं, अमिया भी कहते हैं, प्लेस्ड इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल, नमक के घोल में उसको डाल देते हैं तो अचार जो मैंगो होता है श्रिवल्स, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो शुरू में जब आप मैंगो लेते हो तो कितना तना हुआ रहता है और बाद में वो सिकुड़न, उसके अंदर जो है सिकुड़न पैदा हो जाती है। तो क्यों सिकुड़न पैदा होती है, उसका क्या रीज़न है? देखिए ऑस्मोसिस है, और देखिए ऑस्मोसिस में याद रखिए हमेशा लोअर टू हायर, लोअर टू हायर किसका फ्लो होता है? सॉल्वेंट का होता है। किसके थ्रू होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑलवेज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4, इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। जो हमारा मैंगो है, मैंगो के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो कम है और जो बाहर का है सोल्यूशन उसमें नमक ज़्यादा है, तो इसकी वजह से अंदर से आम से बाहर मॉलिक्यूल का फ्लो होता है, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। उसके बाद अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स कम दिख रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, देखिए फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, C होता है कंसंट्रेशन, R होता है गैस कांस्टेंट और T आप जानते हो टेम्परेचर। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा पाई ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगा पाई कम होगा। तो ये सिंपल है। और अब हम इस क्वेश्चन को देखें। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन। बाकी फिर भी देख लेते हैं क्या है बाकी में। इज लोअर देन दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, नहीं भाई लोअर नहीं होगा, सेम भी नहीं होगा। कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद, और नहीं कंपेयर कर सकते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ, उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर है, इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि इसमें वैन टॉप फैक्टर का काम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो क्लियरली वैन टॉप फैक्टर पर है। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमेशा जिसमें इस तरह का फॉल्स पूछते वो टफ होता है क्योंकि उसमें हमको गलत ऑप्शन को चुनना है, यानी जो गलत है वो सही है, जो सही है वो गलत है।
कौन स्टेटमेंट फॉल्स है इसको ढूंढना है। तो देखिए यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर सही है जी भाई। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट जैसे हम एटीएम लेंगे, बार लेंगे, वही ऑस्मोटिक प्रेशर की भी होती है। सेकंड पॉइंट, इन रिवर्स ऑस्मोसिस, देखिए ऑस्मोसिस लोअर टू हायर होता है, लोअर टू हायर। तो ऑस्मोसिस क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, वो हायर टू लोअर होगा, ध्यान रखना। तो 16 यही सही है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देखिए लिखा हुआ है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, तो ये तो होता है ऑस्मोसिस, जबकि इसमें लिखा है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये इंक्रीजेज विद इंक्रीज, इसको कहीं नोट कर लीजिए, के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा के एच ज़्यादा, टेम्परेचर कम के एच कम, और अगर एक चीज़ और लगा दीजिए 1/s, एस होती है सॉलिबिलिटी। अगर एस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो के एच की वैल्यू कम होगी, तो के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज ग्रेटर फॉर गैसेस विद हाई, नहीं हाई नहीं, लो, वे बताया था मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी के एच कम होगा, सॉलिबिलिटी कम होगी तो के एच ज़्यादा होगा। 18 हो गया। 19 क्वेश्चन, इसमें मुझे थोड़ा सा छोटा रूप अपना लाना पड़ेगा, ये सवाल जरा बड़ा है। देखिए 19 क्वेश्चन, ये हमको फिगर दिया हुआ है, देखिए इधर पिस्टन ए लगा हुआ है, इसमें फ्रेश वाटर है, और यहाँ पे पिस्टन को नीचे करेंगे तो प्रेशर इधर का बढ़ेगा, इधर भी पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ कंसनट्रेट सोल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो इसमें दोनों तरफ पिस्टन लगे हुए हैं। अब हम लोग एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, मतलब इसको करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसके लिए क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा मैं बड़ा और हो जाता हूँ, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर का। मैंने पहले बताया है लोअर टू हायर। अच्छा, तो पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है, पहला वाला वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, कह रहा है कि ए से बी में जाएंगे, ए से बी में जाएगा इफ़ अ प्रेशर
लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन ऑफ बी। यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर कम होगा, लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ए से बी में जाएगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज़्यादा प्रेशर लगाया जाएगा तो पानी सर्टेनली साइड बी से साइड ए की तरफ आएगा। इसी को तो कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर 19 करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में लिखा है कि अगर इधर वाले को, बी वाले को हम प्रेशर में कोई प्रेशर नहीं लगाएं, नॉर्मल रखेंगे, तो लोअर टू हायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। फिर से समझिए, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो इधर की तरफ मूव करेगा, और अगर आप कोई प्रेशर नहीं लगाओ, न ज़्यादा न कम, तो ए से बी की तरफ आएगा। लेकिन ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। और अगला क्वेश्चन 20 बड़ी जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये करना ही नहीं है। ओए ओए टिली लिली, क्यों नहीं करना है? अरे भैया इसलिए नहीं करना है कि वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन इज नॉट इन आवर सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा भारी भरकम है, चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, क्या दिया हुआ है? पहला, इन ब्रोमोइथेन इन क्लोरोइथेन, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो वो देते हैं हमारे आइडियल सोल्यूशन होते हैं। ये इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन ए बी टाइप ऑफ नियरली सेम, मतलब ए का मतलब हुआ ब्रोमोइथेन, बी का मतलब हुआ क्लोरोइथेन। ए और ए के बीच बॉन्डिंग होगी तब जब आप प्योर ब्रोमोइथेन लोगे। जब आप प्योर क्लोरोइथेन लोगे तो वो इंटरेक्शन हुआ बी और बी, और जब आप ए और बी को मिला दोगे तो इंटरेक्शन बनेगा ए और बी का। तो अगर ये तीनों इंटरेक्शन सेम है, तीनों इंटरेक्शन अगर सेम है तो मतलब ये राउल्ट लॉ को ओबे कर रहे हैं। नियरली सेम, तो ये तो एक तो पहली चीज़ ये समझ में आ गई कि ये आइडियल सोल्यूशन है। इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर ए बी बी टाइप इंटरमॉलिकुलर, ये स्ट्रॉन्गर है, और ए बी जो है उसकी कंपैरिजन में वीक है। इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ए बी बी वीकर है, ए बी टाइप के इंटरेक्शन इसमें लेस मिलेगा, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। चलिए अब हम लोग अपने ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन कि सॉल्यूशन बी एंड सी विल फॉलो राउल्ट लॉ। नहीं भाई, ये सही नहीं है, ये तो गलत है। बी और सी राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। सॉल्यूशन ए विल फॉलो राउल्ट लॉ
करेक्ट है। सोल्यूशन बी विल शो नेगेटिव, ये देखिए ये मैंने बोला था, ये सॉरी बी सी, बी जो है पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा और सी जो है ये नेगेटिव डिविएशन करेगा। ये दोनों पॉइंट उल्टे दिए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, कहाँ भाग गया भाई, आ जाओ। ये है हमारा 22, लंबा चौड़ा सवाल है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ अपने आप को। देखिए दो बीकर हैं ए और बी, कि एक में वाटर है, एक में वाटर में NaCl है। इसका वेपर प्रेशर यहाँ का ज़्यादा होगा और यहाँ का वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों कम होता है? क्योंकि जब पानी है और पानी के ऊपरी वाले हिस्से में कुछ, जहाँ ये बिंदी बिंदी में दिखा रहा हूँ, कुछ NaCl के भी आयन होंगे, जिससे वहाँ पे वेपर कम निकलेगी, क्योंकि NaCl नॉन वोलाटाइल है। अगर सिर्फ पानी होता ऊपर, देखिए अगर सिर्फ पानी होता, सिर्फ अगर पानी होता तो क्या होता, इसमें हमको ज़्यादा वेपर बनती। लेकिन अगर उसमें पानी में कोई नॉन वोलाटाइल चीज़ घोल दी तो बड़ी सीधी सी बात है कि ऊपर सरफेस में कुछ हिस्सा ब्लॉक करेगा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वहाँ से वेपर नहीं निकलेगी, तो इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, लेकिन कुछ आइडिया है कि ऐसा ही कुछ है सवाल। तो 22 में आइए। एक 400-500 से कोई मतलब नहीं है, एक में वाटर है, एक में NaCl है, सेम कैपेसिटी के हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड दैट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। पहला, वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर ए इज मोर देन, करेक्ट ऑप्शन, काम खत्म। ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, बी का कम हो जाएगा। 22वां हो गया। 23वां क्वेश्चन, एजियोट्रॉप हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको आप काट दीजिए। 24 चलिए जगह भी मिल गई, एक पहला न्यूमेरिकल आया। देखिए इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं दिखे मुझको, इसमें वैल्यू वगैरह हूँ, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको अलग से वीडियो लेक्चर तैयार करूँगा। पहले इतना कर लो, इतने में से आपके 2 क्वेश्चन तो पक्के आ ही जाएंगे टर्म 1 में, कोई रोक नहीं सकता है। 4 liter 0.02 m aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water। देखिए 4 लीटर है, उसमें 1 लीटर ऐड कर दोगे, अब जो सोल्यूशन होगा वो 5 लीटर हो जाएगा। पहला हमारा सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी है 0.02, तो कह रहा है कि इसकी, देखिए यहाँ पे मोलैरिटी दिया है, फिलहाल डेंसिटी दी नहीं है, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी को हम इक्वल लेके चलेंगे। इफ डेंसिटी इज नॉट गिवन देन वी हैव टू कंसीडर डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1 ग्राम पर मोल, देन मोलैलिटी विल इक्वल टू मोलैरिटी। तो इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2। अब M1 है पहली मोलैरिटी, वॉल्यूम है 4, और M2 है निकालना हमको, और V2 है 5। तो अब M2 इक्वल टू क्या होगा, 8/5, 0.01
6। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, इसमें एम भी लगा दो। वैसे ये मोलैलिटी पूछी गई है, हमको मोलैरिटी है, लेकिन ध्यान रखना, लिख लो कहीं पर, इफ डेंसिटी इज नॉट गिवन then we considered that density of water is 1 gram per ml. In that particular case, molarity is equal to molality. ये हमारा 24वां क्वेश्चन हो गया। 25वें में आते हैं। ये भी क्वेश्चन हमें छोड़ना है, क्योंकि देखिए ये एजियोट्रॉप पे बेस्ड, इसलिए इसको हमें छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दी गई हैं और हेनरी लॉ की, ये हेनरी लॉ की वैल्यूज़ हमको दी गई हैं। हेनरी लॉ की वैल्यू दी है हमको। तो कह रहा है कि इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, तो मैंने बताया था आपको, फिर बता रहा हूँ कि जो के एच की वैल्यू है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी की, यानी जिसकी के एच की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। सबसे कम मुझे ये वैल्यू दिख रही है 10⁻⁻⁵। तो बस इनको आपको अरेंज कर लेना है। अगर हम अरेंज करते हैं इनको तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है। देखिए आर्गन की वैल्यू है 40.39, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, चारों वैल्यू में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी इसकी होगी। इसके बाद इससे कम जो वैल्यू है वो 1.67 है, वो CO2 की है। उसके बाद अगली जो वैल्यू है वो 0.413 है, वो देखिए मीथेन की है। फाइनली हमारे फॉर्मल्डिहाइड की है, HCHO की है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 आया। ठीक है, तो देखिए ये तो आपके इधर के तो कंप्लीट हो गए। अब हमको आपको लेते हैं ये हमको करने नहीं है मोर देन 1 करेक्ट। अब मैं लेता हूँ आपको मैचिंग वाले, मैचिंग के बड़े बड़े सवाल हैं, मैं छोटा हो जाता हूँ। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 47। मैथ के क्वेश्चन CBSE बोर्ड में एक आपको आएगा, लेकिन चॉइस में आप चाहो तो छोड़ सकते हो। एक क्वेश्चन फिर भी आएगा, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो पहले देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन which contain maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of, ये देखिए ये इसका आंसर हमको डी लग रहा है। देखिएगा ये आंसर हमको डी। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके 2 कंपोनेंट हो, तो ये आंसर आपका आएगा सी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो थर्ड का ऑप्शन आएगा ए। फोर्थ हाइपोटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, whose osmotic pressure is less than, ऑप्शन बी। उसके बाद आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन यही 2 बचे हैं नीचे वाले, सॉल्यूशन इन सॉलिड फेज, सॉलिड सॉल्यूशन, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसका जिसका ज़्यादा। देखिए हाइपर माने ज़्यादा, हाइपो माने कम, और आइसो माने सेम, ये चलता है मामला। ठीक है, तो ये तो हमारा एक तो मैचिंग वाला
हो गया। अब आते हैं हम लोग 48 पर। ध्यान से देखिएगा, तब काम बनेगा। कौन किसमें किसका सल्यूशन है? 48 सोडा वाटर। सोडा वाटर किसमें किसका है? सोडा वाटर सभी ने पिया है, कार्बोनेटेड होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो 48 का फर्स्ट, देखिए ये CO2 है, गैस इन लिक्विड। भाई पानी में गैस को ही तो डिज़ोल्व किया गया है। दूसरा देखिए शुगर सॉल्यूशन। अरे पानी में चीनी घोला जाता है, पानी होता है लिक्विड और चीनी होती है सॉलिड। तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सेकंड का आंसर सी हो गया। थर्ड, जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसमें क्या मिलाया जाता है, लेकिन दो मेटल आपस में होते हैं। अब गूगल करके देख लेना जर्मन सिल्वर। लेकिन यह है कि सॉलिड इन सॉलिड होता है, एक एलॉय है। ये सॉलिड इन सॉलिड हो गया। एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है और कुछ और थोड़ी सी गैसेज हैं। तो गैस इन गैस, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, बी। और फिर हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस गैस हो गई, पैलेडियम सॉलिड हो गया। इसका आंसर ए होगा। यानी कि F वाला इसमें ऑप्शन किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। अच्छा, अब आइए, अरे इसमें तो सिर्फ फार्मूले लिखे हैं। फार्मूले का वीडियो पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, याद करोगे? चलो देखते हैं। राउल्ट्स लॉ, दो केस होते हैं। ये दिख रहा है राउल्ट लॉ का ये वाला केस, ये फर्स्ट केस है। हेनरी लॉ, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, देखिए ये है। सेकंड का E। थर्ड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, सोचना ही नहीं है, डेल्टा TB का एक ही ऑप्शन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRTB। ठीक है। अच्छा, मैच का शायद ये आखिरी क्वेश्चन है और इसमें भी देखिए फॉर्मूले ही कंपेयर कराए गए हैं। चलिए देखते हैं। मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट टोटल मास इंटू 100, ये देखिए ये वाला। वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये देखिए ये आ गया। मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। मोल मतलब जिसका सॉल्यूट का भी हो सकता है, सॉल्वेंट का भी हो सकता है। तो ये होगा तुम्हारा बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द मोलैलिटी, स्मॉल एम, मोल अपॉन kg, मोल पर kg, मोल ऑफ सॉल्यूट, ये देखिए ये है मोल फ्रैक्शन। उसके बाद मोलैलिटी, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया। फिर से बनाता हूँ मैं इसको। और मास परसेंट तो पहले का है आपका डी, और दूसरे का वॉल्यूम परसेंट सी, तीसरे का मोल फ्रैक्शन
बी, चौथे का मोलैलिटी ई, फिर मोलैलिटी वॉल्यूम इन लीटर ए। ठीक है, फॉर्मूले हैं डायरेक्ट, इसमें कुछ भी खास नहीं था। तो ये देखिए हमारे हो गए। अब आता है एसर्शन रीज़न। देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, और जबकि जो आपका सैम्पल पेपर दिया हुआ है उसमें एक ही तरह का ऑप्शन है। थोड़ा और छोटा करता हूँ इसको। तो फिलहाल देखा जाए इसमें है कि पहला है एसर्शन रीज़न बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन है दोनों करेक्ट हैं लेकिन सही ऑप्शन नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। एसर्शन करेक्ट है, रीज़न रॉन्ग है। एसर्शन रीज़न दोनों रॉन्ग है। एसर्शन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीज़न इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए वहाँ पर 4 ही सिर्फ ऑप्शन थे, आपको ये फॉलो करना है। कोई रीज़न एसर्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको ध्यान से पढ़ना है। कितने ऑप्शन है, क्या पहले एक कॉन्सेप्ट बना लेना है और फिर क्वेश्चन को करना है। सबसे कठिन यही क्वेश्चन है। चलिए पहले 51 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए इसको करने का फंडा बड़ा क्लियर है। पहले आप एसर्शन को देख लीजिए, चेक कर लीजिए वो ट्रू है कि फॉल्स है। फिर आप रीज़न को देखिए, चेक करिए ट्रू है कि फॉल्स है। दोनों में कनेक्शन मत भिड़ाइए, दोनों को अलग अलग चेक कर लीजिए। फिर जब चेक हो जाए फिर अपने ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। तो देखिए पहला वाला जो मेरा ऑप्शन है 51 में तो कर रहा हूँ कि मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। देखिए जो जो कंसंट्रेशन के यूनिट में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो मोलैरिटी, हाँ देखिए ये पहला तो ये करेक्ट है, क्योंकि देखिए मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम आ गया तो ये चेंज होगा टेम्परेचर के साथ। रीज़न वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो 51 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि 1 ऑप्शन में एसर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। देखिए 51 का तो हो गया था 1, 51 इसका हो गया था 1 ना, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, सीधे 1 लिखूंगा। 51 का हो गया 1, इसका हो गया 1। अब 52 पे आते हैं। व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर। पहले एसर्शन को मैं चेक करूँगा। मिथाइल अल्कोहल को पानी में ऐड करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। देखिए मिथाइल अल्कोहल एक वोलाटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल नहीं है, तो ये एसर्शन रॉन्ग है। When a volatile solute is added to a volatile solvent, देखिए ये volatile solute नहीं, नॉन volatile solute होना चाहिए। नॉन volatile solute is added to a volatile solvent, elevation in boiling point is, ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर, इसका देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में है एसर्शन एंड रीज़न बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट हैं। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 क्या कहता है? When NaCl is added to water
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, NaCl एक मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो फ्रीजिंग में डिप्रेशन होगा। ये स्टेटमेंट देखिए हमारा करेक्ट है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, यस। देखिए वेपर प्रेशर के साथ कनेक्शन बॉइलिंग पॉइंट का भी है और मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट का भी, तो ये भी सही है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा कि रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। ठीक है, 54 पे आइए। व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक तरफ सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्यूशन है। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू इट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। यही तो होता है ऑस्मोसिस, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में मूव करता है। सो दिस इज करेक्ट। सेकेंड रीजन, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट ऑकर्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। नहीं भाई, डिफ्यूजन हाई, हाँ ये सही है, ये भी सही है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन असर्शन का सही जवाब रीज़न नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, जिसमें लिखा है असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब चलिए आज के इस वीडियो में हमने रीज़न असर्शन भी कर लिए, मैच भी कर लिए। तो देखिए ये अब हमने सॉल्यूशन का मैंने पूरा काम आपको कंप्लीट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉर्मूले याद करिए, पूरा फुल चैप्टर है उसको पढ़िए, फिर इसके क्वेश्चन करिए, बोर्ड लेवल की तैयारी हो गई। जय हिंद।